बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन नैब की तैनाती के तरीक़ेकार में तरमीम का फैसला किया गया है। कल जारी होने वाले सदारती ऑर्डिनेंस के बुनियादी खदोखाल सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की मौजूदा शिक बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में भेजा जाएगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। नए चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर हो सकेगा। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के तहत मौजूदा चेयरमैन नैब नए चेयरमैन की तैनाती तक बरकरार रहेंगे। चेयरमैन नैब की तैनाती के तरीक़ाकार में पार्लिमानी कमेटी पहली बार शामिल होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने आगाह किया था कि ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है चेयरमैन नैब की तैनाती से मुताल्लिक़, तो उस हवाले से हमारे पास खबर यह है, फैसला किया गया है कि कल जारी होने वाले सदारती ऑर्डिनेंस के बुनियादी खद्दोखाल से मुताल्लिक़ कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की शिक बरकरार रहेगी। अलबत्ता वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीश को सुपरवाइज किया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी किसी केस में नहीं किया गया। रेफरेंस पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सुनाई गई सजा का फैसला कल अदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। एवनफील्ड रेफरेंस एहतसाब अदालत से सुनाई गई सजा का फैसला कलअदम करार देने के लिए मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बार से खिताब का हवाला दिया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जज ने बताया कि चीफ जस्टिस को अप्रोच किया गया कि उन्होंने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर आने नहीं देना। इरफान कादिर एडवोकेट के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बयान से अदालती फैसले के गैर जानिबदाराना होने पर शकूक व शुबहात पैदा हुए। ट्रायल की सारी कार्रवाई और रेफरेंस फाइल करने के अहकामात भी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तफ्तीश को सुपरवाइज किया, प्रोसिक्यूशन की भी मॉनिटरिंग की और एक तरह से पूरा अमल ही कंट्रोल किया। पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा किसी केस में नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आइन में किरदार ना तफ्तीशकार का है ना ही प्रोसिक्यूटर का। शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात पर असरअंदाज होने का सबूत अरशद मलिक की वीडियो भी है। अदालत से इस्तदा है कि कानून की इन संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, तमाम इल्जामात से बरी और सजा कलअदम करार दी जाए। मरियम नवाज की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ 6 अक्टूबर को समाअत होगी। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस ला रही है। ऑर्डिनेंस के खद्दोखाल वाज़ेह हो रहे हैं। हम इसी की तफसील जानने के लिए हमने रब्ता किया है। बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर, उनसे बात करेंगे। बाबर अवान साहब, क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं इस ऑर्डिनेंस में? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बड़े लंबे अरसे के बाद 1999 में ये बना और पहली दफा इस ऑर्डिनेंस में आ रही है बहुत बड़ी रिफॉर्म, इसलिए इसको वेलकम करना चाहिए सारी पार्लियामेंट को और इसका साथ देना चाहिए। इससे पहले भी इमरान खान ने एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया था, लेकिन वो ऑर्डिनेंस पड़ा मर गया और उस पर लेजिस्लेशन नहीं हो सकी थी। पहली बात इसमें खास ये है कि जजों की कमी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, उसको दूर करने के लिए पहले सिर्फ सेशन जज लगाए जा सकते थे मुतल्लिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत के बाद, अब एडिशनल सेशन जज और जो साबिक जज साहिबान हैं वो भी लगाए जा सकेंगे। दूसरी इसमें जो बड़ी रिफॉर्म है वो की गई है कि जो इसकी प्रोसिक्यूशन है उसको किस तरीके से फेयर, ट्रांसपेरेंट और उसके साथ साथ मजबूत बनाया जा सके। तीसरा ये है कि बड़े दिनों से प्रोपेगेंडा हो रहा था कि शायद कोई मुशावरत वाली बात जिसमें से निकाली जा रही है ऑपोजिशन लीडर के साथ, वो इसमें शामिल है। चौथा ये है कि अगर मिसकॉन्डक्ट करता है चेयरमैन नैब तो उसको हटाने के लिए जो तरीकाकार है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, वही तरीकाकार रहेगा और फॉरम भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही रहेगा। चौथी इसमें जो बड़ी रिफॉर्म है वो ये है कि दरमियान में किसी जगह जिस तरह से आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगाने में भी डेडलॉक आया हुआ है, तो इस अहम एहतसाब का इदारा इसको खाली नहीं रखा जा सकता।
उस अरसे में जब तक ऑपोजिशन लीडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो लीडर ऑफ द हाउस है वो एक पेज पे नहीं आते, तो दरमियानी अरसे के अंदर जो इनकम्बेंट यानी बैठा हुआ चेयरमैन नैब होगा उसका पीरियड जारी रखा जाएगा। अगर वो दोनों फैसला नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन कमीशन की तर्ज के ऊपर ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी वो शामिल की जा रही है ताकि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट रहे और ये इल्जाम ना आ सके जैसा किसी दौर में एक पार्टी का सेनेटर उठ के चेयरमैन बन गया था एहतसाब का, तो वो उसमें बहुत बड़ी एक ओवरसाइट जो है वो मजीद उसमें इजाफा किया जा रहा है, पार्लियामेंट को मजीद ताकतवर बनाया जा रहा है। और चौथी बात यह है कि जो 99 का ऑर्डिनेंस था उसको जब सारी पार्टियों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, लार्जर बेंच ने उसको सुना था। मैं उसमें बेनजीर भुट्टो साहबा की तरफ से रिपोर्टेड जजमेंट है वो असफान यारवली खान केस की, मैं बीबी का वकील था, तो उसमें जो बेल की प्रोविजन रखी गई थी उसको दरवाजे को खोला जा रहा है और लोग रिट के जरिए से बेल लेते थे। तो इस तरह बहुत बुनियादी जो रिफॉर्म्स हैं वो करके ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और जो ये ऑर्डिनेंस जारी होगा आने वाला जो सेशन है उस सेशन में इस ऑर्डिनेंस को बिल के तौर पे हम पार्लियामेंट में सारी असेंबली के सामने रख देंगे। ठीक है। अच्छा, और फिर वहां से इसको कमेटी को रेफर किया जाएगा जहां पे सबका इस पे इनपुट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बाबर रहमान साहब, करप्शन की तारीफ में कोई तब्दीली करने जा रही है इस ऑर्डिनेंस में हुकूमत? करप्शन की तारीफ नहीं होनी चाहिए, बद तारीफी होनी चाहिए, लेकिन ये कह लें आप लेकिन वो जो बद तारीफी है उसमें से बहुत सारे मसाइल जहां जहां निकलते हैं जो गुड गवर्नेंस को मुतासिर करते हैं, जो फंक्शनिंग को जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मुतासिर करते हैं और जो लोगों को हरासा करने के लिए जहां जहां से रास्ते खुलते हैं उन रास्तों को बंद करने के लिए हम कई उसमें तजावीज नए ऑर्डिनेंस में जो प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेशन के जरिए से वो शामिल की जा रही हैं। अच्छा, आपने बताया कि बेल का हक दिया जा रहा है, इसको जरा समझाइएगा। जमानत का हक ये 90 दिनों के अंदर होगा या जिस तरह पहले 90 दिनों के बाद जमानत का हकदार होता था कोई भी शख्स? देखिए, जो 90 दिन है वो कहीं पाबंदी ये नहीं थी कि जमानत का हकदार कहाँ होगा। इस केस जो ऑर्डिनेंस है पिछला 99 का उसमें जमानत का हक मौजूद ही नहीं है। जब ये 90 दिन है ये फिजिकल रिमांड होता है कि कस्टडी कितने दिन तक तफ्तीश के लिए किसी को शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसके दौरान भी बेलें हो जाती हैं। अब ये बेल का रास्ता खुलेगा। वो जो 90 दिन है उसमें तरमीम चैलेंज की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जिस मुकदमे का मैंने नाम लिया असफान यारवली केस, उसमें चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान और उनके बेंच ने फैसला दिया था कि ये जरूरी है क्योंकि माली अमूर में तफ्तीश चंद दिनों में नहीं हो सकती। जिस तरह बाकी रिमांड जो है वो 14 दिन का है, जो बाकी जराइम है उनमें जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ज़ाब्ता फौजदारी जिसको कहते हैं वजी सानी साहब, उसमें ये प्रोविजन मौजूद है। बल्कि वो एक दिलचस्प बात ये थी कि मैंने उस केस में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की किताब मैंने पेश की थी और वो उसमें 90 दिन का रिमांड की एक प्रोविजन थी, लेकिन अदालत ने उसे इत्तेफाक नहीं किया। बहरहाल आप उसी को बरकरार रखने जा रहे हैं जो 90 डेज का रिमांड जरूरी था, आप भी उसको बरकरार रखने जा रहे हैं जिसके खिलाफ आपने दलाइल दिए थे, ये कह रहे हैं बाबर? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। नहीं वो तो है, लेकिन अब जब नई कानून साजी हो रही है तो आप उसी को बरकरार रख रहे हैं। लेकिन मैं एक रास्ता ये मैं बता रहा हूँ कि इसको बेल का रास्ता आपने निकाल दिया। नहीं, मैं और रास्ता बता रहा हूँ कि ऑपोजिशन और सबको इसकी सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि ये पहली रिफॉर्म हो रही है। पहले तो किसी में हिम्मत ही नहीं पड़ी ना, जब से ये कानून बना है, ये ऑर्डिनेंस बना है, किसी पार्लियामेंट में हुकूमत में या किसी में हिम्मत नहीं पड़ी कि इसको हाथ लगाए। अच्छा, 2-3 छोटी-छोटी चीजें पूछना चाह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जब तक ऑपोजिशन लीडर चेंज नहीं होगा तो हम शहबाज शरीफ से तो बात करना तो चोर से मुज़ाकरात करने जैसी बात है कि तफ्तीशी पूछा जाए, उनकी मर्जी से रखा जाए। तो आप समझते हैं ये तो खैर एक बात से बात हो जाती है, लेकिन कानूनी पहलू तो यही है। अब से कुछ देर पहले फ़रूक नसीम साहब का एक बयान सामने आया वज़ीर कानून का कि कुछ ही देर में रब्ता कर लिया जाएगा, जल्द रब्ता कर लिया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत के हवाले से। आप तस्दीक करेंगे इसकी? देखिए, जो मुशावरत है हमने निकाला नहीं है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं होगी,
लेकिन वो जो दोनों आप बयान मुझे बता रहे हैं मैंने देखे नहीं है, लेकिन उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कानून का, वो मैं आप जियो के देखने वाले और कौम के सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक कानून है सारी दुनिया में, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हो सकता है कि जिस तरह एक वकील एक ही मुकदमे में दो तरफ से पेश नहीं हो सकता, इसी तरह से कोई शख्स यक वक्त मुल्ज़िम हो के अपने लिए तफ्तीशी चॉइस नहीं कर सकता कि ये बंदा मेरी तफ्तीश करे और ये बंदा क्वालिफाइड है मेरी तफ्तीश ना करने के लिए, डिस्क्वालिफाइड है दूसरा। अच्छा, तो आपने कानूनी नुक्ता बयान किया, ये बताइएगा कि अपनी वजाहत के लिए एक बार फिर आपसे पूछ रहे हैं कि जो अब गिरफ्तारी होगी, क्या एहतसाब अदालत में 24 घंटे के अंदर वो अपनी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर सकेगा? बिल्कुल कर सकता है। जो फिट केस होगा मिसाल के तौर पे, ये 24 घंटे तो जाहिर है 24 घंटे तो बगैर किसी अदालत में पेश किए हुए भी रखा जा सकता है और 24 घंटे के अंदर फिर उसको पेश किया जाता है अदालत में। लेकिन यह है कि मुद्दत कोई मुकर्रर नहीं होगी। अगर कोई शख्स गिरफ्तारी के फौरन बाद अपनी जमानत मूव करना चाहेगा, जब जमानत का राइट मिल जाएगा तो वो किसी वक्त की जमानत अपनी मूव कर सकता है। उसमें टाइम लिमिट ये नहीं रखी जा सकती, जो पहला किसी को पता लग गया गिरफ्तारी होने वाली है तो वो प्री अरेस्ट बेल यानी कबल गिरफ्तारी जमानत मूव कर सकता है। जो ही वो गिरफ्तार हो गया, ये कानून में उसके पास हक मौजूद है बंदे के कि वो फौरी तौर पे अदालत में जाके जिस अदालत के सामने उसको पेश किया गया है, ये लफ्ज़ है कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट और अपीयर्स बिफोर द कोर्ट, यानी किसी को लाया जाए या किसी कोई गिरफ्तार हो जाए, ना लाया जा सके उसको, ना वो मौजूद वो जुडिशियल रिमांड पे हो, और तीसरा ये है कि जिसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज हो, तीनों सूरतों में जमानत। ये तो सीआरपीसी में अच्छा बाबर साहब, लेकिन जमानत पहले यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आपने जिक्र किया, तो इसका मतलब है फिर हुकूमत की मर्जी का ऑपोजिशन लीडर लगा दें, क्योंकि बेशतर ऑपोजिशन के जो रहनुमा है उन पे केसेस हैं, तो फिर ये तो मसला फिर हल नहीं ना करने वाली बात होगी। तो अभी आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ की जानिब को लेटर भेजा जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से हालिया सूरत हाल में? आपने एक अच्छी बात और अच्छी बहस छेड़ी है, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि हम किसी हुकूमत जाहिर है सदा बादशाही अल्लाह ताला की है, कानून बन रहा है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, तो इसलिए कि हुकूमत की मर्जी का अपोजिशन लीडर हो। आपको याद होगा कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन रही थी, हालांकि सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारे अलीम आदिल शेख को शामिल नहीं किया गया, उसको चेयरमैन नहीं बनाया गया, इसके बावजूद वहाँ जमहूरियत की खूबसूरती और सारा कुछ कायम है। यहाँ उन्होंने कहा जमहूरियत की खूबसूरती के लिए शहबाज शरीफ को आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन न बनाए, और जो ही उनको चेयरमैन बनाया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उन्होंने कहा जमहूरियत की खूबसूरती इस पे है कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन न रहूं और मेरी जगह राना तनवीर साहब इसकी। लेकिन बहरहाल आपको क्रेडिट जाता है कि आपने अमल किया उस एथिक पर या एक उस अखलाकी जवाब पर जो पहले चला आ रहा था। इसलिए देखे ना, ये केसेस सारे वो हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बहुत पहले से लोगों ने बनवाए हैं। हमारा बना हुआ कौन सा केस है शहबाज शरीफ के खिलाफ? ये सारी जितनी भी सारी तकरीबन ऑपोजिशन का बड़े रहनुमा जो हैं उन सबका नाम नैब में है, उन सब पर केसेस हैं। एक मिनट यार, मैं कवाली के अंदाज में नहीं मैं कुछ भी बता सकूंगा, मुझे दो जुमले तो बोलने दें। बोलिए। पहली बात यह है कि ये सारे केसेस वहां से शुरू हुए कि जो पिछले एक डीजी थे FIA के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं और करना चाहते हैं। किस पे करना चाहते हैं? बेनामी अकाउंट्स। ये सारे केसेस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिछले चीफ जस्टिस साहब की अदालत में से शुरू होते हैं, जहां पे एक FIA का लेके जाता है डीजी की ये सारी मैंने तफ्तीश की और मैंने कमाल कर दिया। इसमें गवर्नमेंट का किधर से हाथ है? ठीक है, पुराने केसेस हैं, आपका मौका आ गया। एक चीज़ हमें बता दीजिएगा कि पहले जो पिछला कानून था उसमें कहा जाता था कि इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तारी हो सकती है, तो कि इसमें कोई कदगन लगाई गई है कि कब गिरफ्तारी हो सकती है? इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके कोई कदगन लगा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, कदगन कोई भी नहीं लगा रहे, ना कोई कदगन हम हटा रहे हैं। इसको रिफॉर्म समझना चाहिए। पहला अवलीन इब्तदाई रिफॉर्म समझना चाहिए जो नैब के कानून में 3 हुकूमतें गुजरने के बाद चौथी हुकूमत दूसरी बार करने जा रही है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिवली इसको सारे को बनाया गया है। और इस सारे अमल में 2 तो हम लॉ मिनिस्टर बैठे होते, आप मैं साबिक था और मौजूदा भी मौजूद थे, बाकी भी बड़े तजर्बाकार उसमें वजीर भी और वकील भी जो थे वो बैठे हुए थे।
लेकिन ये जब पार्लियामेंट के अंदर आएगा, अगर कोई और तजावीज भी आएंगी तो उन तजावीज को इनमें रिफॉर्म्स के अंदर शामिल किया जा सकेगा। सिर्फ एक काम नहीं किया जा सकता कि नैब के इदारे को हम बंद कर दें या अपनी पार्टी का कोई सेनेटर लगा दें। बाकी जो रिफॉर्म आएगी रीजनेबल, उसको हम अकोमोडेट करेंगे और गवर्नमेंट खुले दिल के साथ इस रिफॉर्म के अमल को लॉ रिफॉर्म्स में हम बदलना चाहते हैं। लोग रो रहे हैं, लोग कहते हैं जी इंसाफ ताकीद से मिलता है, दरवाजे पे नहीं मिलता, महंगा हो गया है। बाबा साहब, सवाल ये होगा नहीं करना है ना कि ये काम जो कर रहे हैं आप पार्लियामेंट में ले जाएंगे, रिफॉर्म्स ऑपोजिशन से उनकी राय लेंगे, तो ये ऑर्डिनेंस लाए बगैर पहले कर लेते नहीं? ये दूसरी पिछली हुकूमतों से पूछिएगा कि उन्होंने ना ऑर्डिनेंस दिया और ना बिल दिया। इसकी मुझे तो लग रहा था कि आप सानी हैं, अवलो सानी, आप कोई तारीफ ही कर देंगे कि ये अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा हो जाता कि ऑर्डिनेंस के बजाय पार्लियामेंट तो करें, एक दफा तो करें। वजी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, तारीफ करें फिर मैं आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। किसी ने हिम्मत नहीं की 1999 के बाद इस कानून में तब्दीली करने की, इसे छेड़ने की, इसे छूने की, लेकिन ये अच्छा काम फिर सदारती दफ्तर से क्यों आ रहा है, ऐवान सदर से दस्तखत होकर क्यों आ रहा है, पार्लियामेंट से क्यों नहीं आ रहा? इसका मैं जवाब देता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या ये गैर आईनी काम है? नहीं, आइन में नहीं लिखा हुआ, आइन के आर्टिकल 89 में कि सदर साहब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जमहूरियत की खूबसूरती की बात कर रहे हैं हम। तो जमहूरियत की खूबसूरती ये 1973 में जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये दफा डाली हुई है। ये इतनी दफा 35 साल तो हुकूमत रही जिनके लिए आप इस वक्त कह रहे हैं कि जी उनके दौर में और इनके दौर में फर्क आप निकाल रहे हैं। उन्होंने 35 साल में ये आइन मौजूद था, उन्होंने क्यों नहीं निकाली ये दफा? आर्टिकल 89 निकाल देते ताकि कोई ऑर्डिनेंस जारी ना हो सकता। क्यों ना करें ऐसे ही बहस बराए बहस ना करें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर रवान साहब का मौक़िफ़ आया। हमें ऑर्डिनेंस जो आ रहा है उसके हवाले से जो चीदा निकात हैं, जो उसके बुनियादी खद्दोखाल हैं, उससे आगाह कर रहे थे। और बाबर रवान साहब उनका कहना था कि इस ऑर्डिनेंस की तैयारी जब अमल में लाई गई तो बाबर रवान साहब खुद मौजूद हैं, जो कि साबिक़ लॉ मिनिस्टर हैं। वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम साहब वहाँ मौजूद थे, बहुत काबिल कुछ दीगर दिमाग भी मौजूद थे। उनका ये कहना था जिनकी मौजूदगी में ये कानून ऑर्डिनेंस तैयार किया गया। और उन्होंने बताया कि अब 1999 से लेकर नैब एक्ट 1999 से लेकर अब तक पहली बार इसमें तब्दीली लाई जा रही है एक ऑर्डिनेंस के जरिए। उन्होंने ये यकीन दहानी अलबत्ता कराई कि इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और जो कायमा कमेटी है उसके सामने इसको पेश किया जाएगा। उस पर तजावीज़ अपोजिशन से, हुकूमत से, दीगर जमातों से ली जाएंगी और उसे हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस बिल में जो अब ऑर्डिनेंस आने जा रहा है, इसमें जो ज़मानत का हक है वो दिया जाएगा उस शख्स को जो कि पिछले ऑर्डिनेंस में नहीं मौजूद था।